लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके साथ कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। और बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 24 पर। चैप्टर नंबर 24 वही है जो है हमारा सीआरपीसी का चैप्टर 22। ठीक है, जो चैप्टर 24 है उसके सेक्शन है 301 से 306 तक। ठीक है, और जो सीआरपीसी के सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं 266 से 271 तक। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कि भाई चैप्टर कौन सा है और किस संबंध में बात करेगा। तो बात करेगा कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, यानी कि अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। प्रिजन्स यानी कि जो जेल में व्यक्ति होते हैं, परिरुद्ध होते हैं, बंद होते हैं, उन व्यक्तियों की हाजिरी के संबंध में जो बात की जाएगी वो चैप्टर नंबर 24 में की जाएगी। 6 सेक्शन है, हम लोग जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारी बीएनएस की सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके बीएनएस की सीरीज को देख सकते हैं। जिन लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो बीएनएसएस की सीरीज को देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगी? तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है डी लॉ जंक्शन, उस पे आपको ये मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे मैम इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी डी लॉ क्लासेस की ऐप। डी लॉ क्लासेस की हमारी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो अदर माइनर एक्ट्स हैं उनकी भी पीडीएफ आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप ये सारी पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, तो जो लोग छत्तीसगढ़ की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब उसको फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बीएनएस है वो हमारी पूरी अवेलेबल है यूट्यूब पर और बीएनएसएस भी चल रही है। तो जिन लोगों ने सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इसको देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 24 की। तो 24 में सबसे पहला वाला सेक्शन है सेक्शन 301, इसका बीएनएसएस का। वही सेक्शन है जो 266 है हमारे सीआरपीसी का। तो जो सबसे पहले वाला सेक्शन है वो बता रहा है परिभाषाओं के बारे में। देखिए, जो एक डेफिनेशन क्लोज होता है वो हमारे सबसे पहले आगे सेक्शंस में दे रखा होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अलग से किसी चैप्टर में जो डेफिनेशंस होती है उनको बोला जाता है स्पेशल डेफिनेशंस, क्योंकि वो किसके बारे में बात करती है? उस चैप्टर के बारे में बात करती है। तो ये हो गई हमारी स्पेशल डेफिनेशंस। ठीक है, और जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे वो कौन सी थी? वो थी हमारी जनरल डेफिनेशंस। ठीक है, हर हर चैप्टर की अपनी अपनी हो सकती है कि कोई कोई जो डेफिनेशन होती है वो हर कोई चैप्टर होता है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। तो जो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग होगी वो होगी स्पेशल डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहा है निरुद्ध क्या होता है, यानी कि डिटेन क्या होता है। तो क्या होता है कि इस चैप्टर में निरुद्ध के अंतर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी है। इसका मतलब हो गया जो निवारक निरोध अधिनियम होता है उसके अंतर्गत किसी को अगर निरुद्ध किया जाता है, बंद किया जाता है, तो वो इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, निरुद्ध का क्या मतलब हो गया? डिटेन्ड हो गया। इंक्लूड्स डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, निवारक जो निरोध विधि होती है उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो वो इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर की जो डेफिनेशन है वो बात करती है कारागार के बारे में, प्रिजन के बारे में। क्या बोलता है कि कारागार में क्या शामिल है? कोई ऐसा स्थान, यानी कि एक ऐसा प्लेस जिसे राज्य सरकार, तो बेसिकली कौन घोषित कर रहा है? प्रिजन। प्रिजन घोषित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है वो घोषित करेगी। किसके द्वारा? स्पेशल ऑर्डर के द्वारा या फिर जनरल ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, विशेष आदेश के द्वारा या साधारण आदेश के द्वारा। और इसके साथ साथ एक जो अतिरिक्त जेल होती है वो भी घोषित कर सकती है। कैसे? वो अतिरिक्त जेल जो घोषित की जाएगी वो भी साधारण आदेश के द्वारा या विशेष आदेश के द्वारा घोषित की जा सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सुधारालय होते हैं, रिफॉर्मेटरी होते हैं, पोस्टल संस्थाएं होती हैं, यानी कि पोस्टल इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कोई अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अन्य संस्थाएं होती है, उनको भी हम कारागार में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कारागार की। 301 बता रहा है हमको डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशन बताई है? निरुद्ध की यानी कि डिटेन करने की, कारागार की यानी कि प्रिजन की। कौन घोषित करता है? स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 302 के बारे में।
तो सेक्शन 302 बोलता है बंदी को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति, पावर टू। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि भाई किसी इंक्वायरी यानी कि जांच में, ट्रायल यानी कि विचारण में, या किसी अदर प्रोसीडिंग में न्यायालय को लगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इस संहिता के अकॉर्डिंग। संहिता का मतलब बीएनएसएस हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई। तो किसी इंक्वायरी, ट्रायल या फिर प्रोसीडिंग में अगर न्यायालय को लगे कि जो कारागार यानी कि जो जेल में, प्रिजन में व्यक्ति है, किसी ऑफेंस के यानी कि आरोप के लिए, अपराध के आरोप के लिए अगर उसका उत्तर देना जरूरी है, तो उसको क्या होगा, कोर्ट के सामने लाना चाहिए। किस चीज के लिए, उसके अगेंस्ट जो कार्यवाही वगैरह हो रखी है उसके लिए उसको कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है तो उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है किसी ऑफेंस के लिए, तो अगर उसको उस ऑफेंस के आंसर के लिए जो कोई प्रोसीडिंग वगैरह होती है उसके लिए अगर उसको लगता है कि भाई कोर्ट के सामने हाजिर होना जरूरी है, तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। फिर बोल रहा है कि न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए साक्षी के रूप में एग्जामिनेशन किया जाएगा। यानी कि वो जो व्यक्ति होगा उसको ऐसा लगता है कि भाई अगर जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो उसको साक्षी के रूप में एग्जामिनेशन करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तब क्या होगा, न्यायालय यानी कि जो हमारा कोर्ट होगा, वो जो कारागार का भार साधक अधिकारी होगा उसको क्या देगा, आदेश देगा यानी कि ऑर्डर देगा कि वो ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति कारागार में बंद है उसको आरोपों का उत्तर देने के लिए, किसी कार्यवाही के लिए, साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के सामने पेश करे। ठीक है, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो हमारे जेल में बंद है, जेल में बंद है और ऐसा लगता है कि भाई इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, तो उसको क्या करेगा, जो हमारा कोर्ट होगा वो थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा उसको ऑर्डर देगा। उसको क्या ऑर्डर देगा, उसको ऑर्डर देगा कि भाई आरोपों का उत्तर देने के लिए और साक्ष्य देने के लिए यानी एविडेंस वगैरह देने के लिए, जो प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है उसकी पूर्ति करने के लिए उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यानी ये जो व्यक्ति होगा इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आई बात समझ में। तो आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 303 स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और हमारा यहाँ पे रह गया है। वो बोल रहा है कि यदि एक ऐसा ऑर्डर है जो जेएम सेकंड ने दिया है, यानी कि हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग ने दिया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने दिया हो, तो कारागार के भार साधक अधिकारी को देने से पहले सीजेएम यानी कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा उसको साइन किया गया होना जरूरी है। किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए, भाई अगर जेएम सेकंड ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है तो हमारे जो सीजीएम साहब होंगे वो उस पे पहले साइन करेंगे, तभी वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनके द्वारा ऐसा हस्ताक्षर करने से मना भी किया जा सकता है। अगर इनको लगता है कि ये ऑर्डर पास नहीं किया जाना चाहिए तो जो हमारे सीजीएम साहब होंगे वो ऐसे जो ऑर्डर होगा उसके ऊपर साइन करने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो आ जाइए सेक्शन 303 पर। सेक्शन 303 बीएनएसएस कह रहा है कि ये वही सेक्शन है जो है सेक्शन 268 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेक्शन 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति, power to state government or central government to exclude certain persons from operation of section 302। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऑर्डर के द्वारा, कौन सा ऑर्डर होगा, या तो जनरल ऑर्डर होगा या फिर स्पेशल ऑर्डर होगा, साधारण आदेश होगा या विशेष आदेश के द्वारा निर्देश दे सकती है यानी कि डायरेक्शन दे सकती है कि कुछ व्यक्तियों या वर्गों को कारागार से नहीं हटाया जाएगा। आई बात समझ में कि भाई अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लगे कि भाई कुछ व्यक्तियों और वर्गों को जेल में से नहीं हटाया जाना चाहिए, तो वो साधारण आदेश या स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर जारी करके डायरेक्शन देगी कि इनको यहां से नहीं हटाया जाएगा। आई बात समझ में।
अब जो बातें ध्यान रखने की योग्य है वो कौन सी होगी कि भाई अपराध का स्वरूप, अगर उसने गंभीर प्रकृति का अपराध कर रखा है, ग्रीवियस प्रकृति का अपराध कर रखा है, तो फिर क्या होगा, तो उसको मना कर दिया जाएगा। अभी बोला जाता है कि भाई अगर उसको जेल से निकाला गया तो जो हमारी पब्लिक पीस होगी, लोक व्यवस्था जो होगी, उसको क्या होगा, विघ्न होने की संभावना है, यानी कि उसको खतरे में पड़ने की संभावना है, लोकहित पर साधारणतः प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो क्या कर सकेगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को जो कारागार में बंद है उसको क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए मना कर देगा। कौन मना करेगा, कोर्ट मना कर देगा। ठीक है, सेक्शन 304 ये बोल रहा है कि भाई बीएनएसएस का वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 269। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कारागार का जो भारसाधक अधिकारी हो रहा है उसका कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित नहीं करना। इसका मतलब जिस व्यक्ति के बारे में 302 में आदेश दिया है, 302 में क्या आदेश दिया था, बंदी को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति। ठीक है, तो बोल रहा है जो 302 में आदेश दिया था ना वो दिया गया है, तो फिर क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है वो बीमारी के कारण या कोई मतलब क्या हो गया, अंग शैथिल्य हो गया, यानी कि इन्फर्मिटी हो गई, सिकनेस हो गई, उसके कारण उसको कारागार यानी कि जेल से अगर नहीं हटाया जा सकता तो विचारण लंबित रहने तक, यानी कि जो ट्रायल होगी वो अगर जब तक चलती रहेगी, या फिर जो उसकी वो है ना प्रारंभिक अन्वेषण यानी कि प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है, यानी कि विचारण तो है लंबित और पेंडिंग है हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है। तो क्या होगा, इतनी अवधि के लिए जितना आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में यानी कि जेल में जिसमें वो परिरुद्ध है, निरुद्ध है, यानी कि जिस जेल में उसको रखा गया है उसे वापस लाने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व अगर समाप्त होती है, यानी कि वो जो अवधि है जो आदेश का अनुपालन करने के लिए यानी आदेश को फॉलो करने के लिए जेल में वापस आने के समय से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जिसे 303 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई आदेश लागू किया है ना, तो वहां जो कारागार का बाहर साधक अधिकारी होगा वो जो न्यायालय का ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं कर रहा तो जो उसके कारण वारण होंगे वो उनको लिख देगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है एक परंतु दे रखा है कि जहां ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर जो कारागार से 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, यानी कि ये हमारी जेल है और जेल से 25 किलोमीटर अगर दूर नहीं है, साक्ष्य देने के लिए उसको कहा जाता है और वो कारागार के भारसाधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड में वर्णित करने का कारण नहीं होगा। मतलब बोल रहा है कि भाई 25 किलोमीटर का दूर नहीं होगी तो जो कारण होगा वो ये नहीं होगा कि भाई मैं दूरी के कारण उसको पेश नहीं कर सकता, यानी कि अगर 25 किलोमीटर के अंदर होगा तो वो ये वाला कारण नहीं दे सकता कि भाई दूर है तो मैं उसको जो कैदी है उसको मैं पेश नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेक्शन 305। सेक्शन 305 है कि वही सेक्शन है जो सेक्शन 270 है हमारे सीआरपीसी का। ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम इसको सीआरपीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना, प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। तो क्या होगा, सेक्शन 304 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि जो हमारे कारागार का भारसाधक अधिकारी था जो कुछ दशाओं में आदेश को फॉलो करने के लिए मना कर रहा था, उस बात को देखते हुए जो कारागार का भारसाधक अधिकारी होगा यानी कि जो जेल का जो मेन ऑफिसर होगा, बंदी को न्यायालय में पेश किए जाने के आदेश का अनुपालन करना अगर सही समझता है तो बंदी को अभिरक्षा में न्यायालय को भिजवाएगा। यानी कि अगर कारागार के भारसाधक अधिकारी को लगता है कि वो जो बंदी है जो कैदी है उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए तो वो क्या करेगा, उस आदेश को फॉलो कर लेगा और उसको उसको क्या करेगा, अभिरक्षा से क्या करेगा, उसको पेश करवाएगा न्यायालय में। ठीक है, जहां पे उसकी हाजिरी जरूरी है। फिर क्या बोल रहा है
कि जिससे वह आदेश उल्लिखित है समय पर वहां पर उपस्थित हो सके। यानी जो कोर्ट ने समय दिया होगा वो उस समय के अंदर कोर्ट के अंदर पेश हो सके, ऐसा भी बोल रहा है ये वाला सेक्शन। और उसे न्यायालय में या उसके अभिरक्षा में तब तक रखा जाएगा, यानी उसको किसको, बंदी को, जो हमारा कैदी है, प्रिजनर है, उसको न्यायालय या अभिरक्षा में परीक्षण तक रखा जाएगा, या जब तक उसे वापस लेने का आदेश नहीं लिया जाएगा तब तक उसको क्या किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा, अभिरक्षा में रखा जाएगा। यानी कि जब तक उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा, जब तक उसकी परीक्षा नहीं की जाती या उसे कारागार को जिसमें वो जाने के लिए प्राधिकृत है उसमें उसको वापस जाने का ऑर्डर नहीं दिया जाता। ठीक है। अब बोल रहा है सेक्शन 306, कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। कौन सा सेक्शन है, सीआरपीसी का 271। तो क्या बोल रहा है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 319 क्या बोलेगी, कमीशन जारी करने के बारे में बताएगी। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कमीशन के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति है उसको कमीशन या परीक्षण के संबंध में जो अगला अध्याय यानी कि जो हम चैप्टर 25 में पढ़ेंगे, चैप्टर 25 क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो साक्ष्य को अभिलेखित करने का ढंग बताता है, और जो पार्ट बी होता है वो कमीशन जारी करने के बारे में बताता है। जब हम सेक्शन 25 पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देख पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि उसके जो प्रोविजंस है वो उसी तरीके से लागू होंगे जैसे कि अन्य व्यक्ति पर कमीशन के जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि जो कमीशन वाले प्रोविजंस होंगे वो सेम ऐसे के ऐसे वो जो कारागार में व्यक्ति होगा ना उसके ऊपर भी उसी तरीके से लागू हो जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको इसको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं। डीलो क्लासेस करके ग्रुप है हमारा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। किसी तरीके की क्वेरी वगैरह है तो आप एडवोकेट बरखा शर्मा करके है, आप उस पर जाके डीएम कर सकते हैं मेरे को। इसके अलावा अगर पीडीएफ से रिलेटेड आपको समस्या है कि भाई हमको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डी लॉ की ऐप है, डी लॉ क्लासेस करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही है, तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में, और मिलते हैं हम हमारे नए लेक्चर के साथ में जो कि आएगा हमारा चैप्टर नंबर 25। ठीक है, थैंक यू सो मच।